امتنان إنك अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह पिछली मर्तबा आसमान के ताल्लुक से डिस्कशंस मुकम्मल हुए थे। तो कंटिन्यूइंग विद द डिस्कशंस ऑन द साइंस बिहाइंड द साइंस, आज का जो डिस्कशन है वो अर्ज के बारे में, अर्थ के बारे में। उससे पहले डिस्क्लेमर कर दूं कि ये तफसीर नहीं है, बल्कि वी आर ट्राइंग टू गैदर इंफॉर्मेशन एंड पॉन्डर ऑन द क्रिएशंस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, especially those which Allah has mentioned as his signs। अल्लाह ताला ने अपनी निशानियां जो बयान की हैं कुरान में, उस पर उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की, कंटेंट को क्यूरेट करने की कोशिश हो रही है, ताकि अल्लाह की बड़ाई हमारे दिलों में आए। जैसे मैंने कहा कि हर साइंस की पीरियड हमारी अगर इन इन अल्फाज से शुरू हो कि वी आर स्टडिंग अबाउट द क्रिएशंस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, टू रियलाइज द ग्रेटनेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन आवर हार्ट्स। तो आज का डिस्कशन अल अर्ज के बारे में है। और जैसा आसमान के डिस्कशन में आया था कि अल्लाह ताला ने अक्सर जगह आसमान और जमीन को साथ में मेंशन किया है, समावाती वल अर्ज। आसमान प्लूरल में है, अर्ज अर्थ जो है वो सिंगुलर में है। अब अर्थ में क्या एस्पेक्ट्स कवर हुए हैं कुरान में? मल्टीपल एस्पेक्ट्स कवर हुए हैं। और लिटरल मीनिंग तो उसका, द अर्ज का लिटरल मीनिंग जो है वो अर्थ है, ग्राउंड है, लैंड, सॉइल और फर्म सरफेस, ये सारी चीजें उसके अप्रोक्सीमेट मीनिंग्स हो सकते हैं। और कुरान में नियरली 461 टाइम्स आया है, थोड़ा थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकता है। और हर जगह कॉन्ट्रास्ट के साथ आया है, यानी आसमान और जमीन साथ में मेंशन हुए हैं, दो ऑपोजिट्स। आसमान के डेफिनेशन में हमने देखा था कि जो कुछ हमारे ऊपर है, ऊपर नजर आता है, वो सारी चीजें आसमान में शामिल है। तो जमीन में इसी तरह जो कुछ अर्थ पर है वो सारी चीजें शामिल है। तो अगर सिंपल, अगर एक एक सिंगल टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करना करना चाहें तो सेलेस्टियल एंड टेरेस्ट्रियल इस्तेमाल कर ले सकते हैं। सेलेस्टियल जो कुछ आसमान में है, और टेरेस्ट्रियल जमीन, और जो कुछ जमीन में है वो चीजें। और कुरान में जमीन जो है वो थोड़ा सा दूसरे कॉन्टेक्स्ट में भी आई हुई। जिस तरह, फॉर एग्जाम्पल, इट इज अ स्टेज ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, इट इज अ साइन ऑफ डिवाइन क्रिएटिविटी, ये तो डिस्कशन हो रहे हैं। इट इज ए ट्रस्ट टू बी प्रिजर्व, अमानत के तौर पर भी आई है। फिर इट इज ए सोर्स ऑफ सस्टेनेंस, एंड इट इज ए विटनेस अगेंस्ट और फॉर इट्स इनहेबिटेंट्स। यानी जमीन को गवाह भी बताया गया है कि आखिरत में जमीन जो है वो गवाही भी देगी हमारे अमल की। तो इट्स ड्यूअल रोल एज बोथ ए क्रेडल ऑफ लाइफ एंड ए फील्ड ऑफ अकाउंटेबिलिटी गिव्स इट अनपैरेलल्ड इंपॉर्टेंस इन इस्लामिक वर्ल्ड व्यू। और जितने एट्रीब्यूट्स अल्लाह सुब्हानहू तआला के हमने आसमान के ताल्लुक से देखे थे, वो तमाम एट्रीब्यूट्स जमीन के ताल्लुक से भी हैं कि अल्लाह ताला उसका क्रिएटर भी है, खालिक भी है। अल्लाह ताला बदीअ भी है, फातिर भी है। बदीअ समावाति वल अर्ज़ है, फातिर समावाति वल अर्ज़ है, रब्बुस समावाति वल अर्ज़ है, नूरुस समावाति वल अर्ज़ भी है। और तमाम ओनरशिप अल्लाह ही के लिए। इस्लामिक इकोनॉमिक्स में जो फंडामेंटल चीज होती है, बुनियादी चीज जो सबसे पहले समझने की होती है, कि वो ओनरशिप की है, कि एवरी सिंगल थिंग इज ओन्ड बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। इंसान के लिए ओनरशिप नहीं है, इंसान के लिए अमानत है, कि ओनर अल्लाह है। अल्लाह ताला ने अमानत के तौर पर हमें दिया है जो कुछ भी दिया है। फिर तमाम तारीफ भी अल्लाह ही के लिए है, और तमाम चीजें अल्लाह ही की तारीफ करती है। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्ज़। तो तमाम एट्रीब्यूट्स जो आसमान के लिए डिस्कस हुए थे, वो तमाम जमीन के लिए भी, टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए भी दे होल्ड गुड। तो अर्थ को समझने के लिए पहले इसका स्टैटिस्टिक्स, उसके बेसिक डेटा देखेंगे। कि फर्स्ट ऑफ ऑल फोटोग्राफ,
जो हम मैप्स और ग्लोब्स देखते हैं उसमें तो बहुत सारे ह्यूमन एलिमेंट्स हो जाते हैं, मतलब बहुत सारे लाइंस, बहुत सारे मार्किंग्स और बहुत सारे इलस्ट्रेशंस इंसान कर देता है। एक्चुअल फोटोग्राफ अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह नजर आता है। दिस इज एन एक्चुअल फोटोग्राफ टेकन फ्रॉम अबाउट 1 million miles अवे, 10 लाख मील, that will be around 16 लाख किलोमीटर्स। डीप स्पेस क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी है नासा की, वो क्या उस कैमरा ने इस फोटोग्राफ को लिया है। एंड दिस फोटोग्राफ कवर्स ओनली द इल्यूमिनेटेड पार्ट ऑफ द अर्थ, मतलब जहां सन की रोशनी पड़ रही है वो पार्ट कवर हुआ है, ऑपोजिट सरफेस कवर नहीं होता है। और अर्थ का एड्रेस जो है, जैसा हमने आसमान के डिस्कशन में देखा था कि वी आर इन द सोलर सिस्टम एंड द सोलर सिस्टम इज इन ए मिल्की वे गैलेक्सी, और दैट गैलेक्सी इज पार्ट ऑफ मल्टीपल गैलेक्सीज, यूनिवर्स का हिस्सा है। और इस तरह के मल्टी मल्टी यूनिवर्सेस हो सकते हैं। तो मल्टीवर्स में से एक यूनिवर्स सेलेक्ट करेंगे, उस यूनिवर्स में से मिल्की वे गैलेक्सी सेलेक्ट करेंगे, उस गैलेक्सी में से सोलर सिस्टम, और उसमें से एक छोटा सा प्लैनेट अर्थ है। इट्स ए वेरी वेरी स्मॉल स्पेक इन द एंटायर मल्टीवर्स। एज कितनी है अर्थ की? उसमें बहुत सारे थियरीज पेश होते हैं कि अर्थ कब क्रिएट हुआ था और क्या क्या स्टेजेस से वो गुजरी है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मेंशन हुआ है कि इट इज 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। Estimated age of the earth is 4.54 billion years with an uncertainty of about 50 million years, 50 मिलियन यानी 5 करोड़ साल आगे पीछे 4.5 बिलियन ईयर्स का एस्टिमेट किया गया है। और एस्टिमेशन कैसे होता है? रेडियोमेट्रिक डेटिंग से, कि जो मीटियोराइट्स हैं फॉर एग्जांपल, या मून रॉक सैंपल्स हैं, या जमीन पर मिनरल्स हैं, तो उनके रेडियो एक्टिव डेटा से कि अब तक कितना डीके हुआ है, इतना डीके होने के लिए कितने साल लगते हैं, तो ये कैलकुलेशन से हैज बीन एस्टिमेटेड एज 4.5 बिलियन ईयर्स। और अर्थ जो है वो मल्टीपल स्टेजेस से गुजरा है। दिस इज व्हाट इज प्रपोज्ड, कि पहले एक आग का गोला था, पेल ऑरेंज डॉट, फिर कूल हुआ, स्नोबॉल अर्थ बना, फिर उसके बाद से लैंड बनना शुरू हुआ तो डायनासोर एरा, फिर आइस एज, फिर प्रेजेंट डे अर्थ। और सबका भी टाइमलाइन भी दिया गया है कि कितने बिलियन ईयर्स पहले और कितने मिलियन ईयर्स पहले कौन सी चीज थी। फॉर एग्जाम्पल, डायनासोर एरा वॉज अबाउट 250 मिलियन ईयर्स एगो। बट चूंकि we can neither disprove it nor prove it, and the best statement would be wallahu alam bisawab, कि अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि अर्थ का एज कितनी है और आगे कितनी होने वाली है। बायोमेट्रिक्स को अगर आए कि अर्थ का साइज के ताल्लुक से, तो लाइक वी से अर्थ इज जियोइड इन शेप। वी डोंट कॉल इट ए कंप्लीट स्फीयर। कंप्लीट स्फीयर होगा तो डायमीटर हर जगह में, हर तरफ से डायमीटर मेजर करेंगे तो सेम होना है। जियोइड का मतलब क्या है कि पोल्स की तरफ वो थोड़ा सा फ्लैटेंड है। इट इज नॉट कंप्लीटली स्फेरिकल, इट इज फ्लैटेंड एट द पोल्स। तो क्या होगा, डायमीटर अगर इक्वेटर के पास मेजर करेंगे तो इक्वेटर के पास 12,756, 12,756 किलोमीटर्स इक्वेटर के पास का डायमीटर है। वही डायमीटर अगर पोल्स के पास मेजर करेंगे तो इट इज 12,714। तो तकरीबन 42 किलोमीटर्स का 42 किलोमीटर्स का डिफरेंस है डायमीटर में, बिटवीन डायमीटर एट द इक्वेटर एंड डायमीटर ऑफ द पोल्स। नॉर्मली जब पोल्स की बात होती है तो क्योंकि बार बार हम ग्लोब्स देख चुके हैं और हर मर्तबा अर्थ को इसी ओरिएंटेशन में देखते हैं, तो सबकॉन्शियसली इमेजिन करने लगते हैं कि वहाँ कुछ कुछ पोल होगा। नॉर्थ पोल एक अलग पोल है और साउथ पोल में कुछ निशानी है।
कोई निशानी का मामला नहीं है, बल्कि पूरा एक बॉल की शक्ल है। और अगर आप अलग अलग एंगल से देखेंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि कौन सी चीज कहाँ कहाँ पर नजर आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, यूके में किबला किधर होना है? यूके, और यूके से और नॉर्थ में चले जाएंगे तो किबला नॉर्मली अगर पूछें किसी को तो जाहिर बात है कहेंगे कि ईस्ट या साउथ ईस्ट की तरफ होगा। यूके है, यूरोप में है, यूरोप से सऊदी अरेबिया की तरफ डायरेक्शन करना है, तो जाहिर बात है ईस्ट है और थोड़ा सा साउथ ईस्ट की तरफ शिमला होगा। लेकिन वहां जाकर पता चलता है, यूके से और थोड़ा नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो, कि वो साउथ और साउथ ईस्ट, ईस्ट और साउथ ईस्ट की तरफ नहीं पड़ रहे हैं, बल्कि नॉर्थ की तरफ पड़ रहे हैं। ये क्या बात होगी कि वहां से नॉर्थ की तरफ मक्के का डायरेक्शन कैसे हो सकता है? तो एक्चुअली क्योंकि स्फीयर है, तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो नॉर्थ पोल की तरफ से होगा, नॉर्थ की तरफ से। तो इमेजिन द अर्थ एज ए बॉल, not as something which has a fixed poles on two sides and हर वक्त उसी ओरिएंटेशन में होगा। बहरहाल, तो मेजरमेंट्स अप्रोक्सीमेट किए गए हैं कि 42 किलोमीटर्स का डिफरेंस है डायमीटर्स में, तो उसी के लिए उसका शेप जियोइड शेप होगा। सरकमफरेंस, इक्वेटर के पास अगर सरकमफरेंस मेजर किया जाए तो 40,000 किलोमीटर्स का सरकमफरेंस के। तो अर्थ के रोटेशन की स्पीड भी हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज रोटेटिंग एट द इक्वेटर 40,000 किलोमीटर्स पर डे। 24 आवर्स में 40,000 किलोमीटर्स रोटेशन हो रहा है एट द इक्वेटर। हर पॉइंट पर दूसरे लैटिट्यूड्स पर जाएंगे तो ये वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो इसीलिए जब सर्कुलर मोशन होती है तो इट इज नॉट दी यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन ये कैलकुलेट नहीं होता, बल्कि एंगल ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन कैलकुलेट होता है, ताकि हर पॉइंट पर सेम कैलकुलेशन मिल जाए। मिसाल के तौर पर आप अपर लैटिट्यूड्स में जाएंगे, 30 डिग्री लैटिट्यूड में है, 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ, तो वो पॉइंट डिस्टेंस के एतबार से कम कवर कर रहा है, लेकिन एंगल के एतबार से इक्वेटर की तरह ही कवर करता है, 360 डिग्रीज ही होते हैं। तो 360 डिग्रीज पर 24 आवर्स is traveled by all the points on the Earth's latitudes, all the different latitudes, whereas distance covered changes from place to place. बहरहाल, without going into details, circumference जो है वो 40,000 किलोमीटर्स at the equator. पोलर सरकमफरेंस थोड़ा सा उससे कम होगा, 40,008 किलोमीटर्स। ये 40,075 है, वो 40,008। अब उसका वजन कितना है? अब वजन में अगेन एक कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट बार बार बच्चे जिससे कंफ्यूज होते रहते हैं, वो कॉन्सेप्ट ऑफ मास एंड वेट है। नॉर्मल उर्फ आम में, नॉर्मल डिस्कशंस में, नॉर्मल बातचीत में जिसे हम वेट कहते हैं, वो एक्चुअल में वेट नहीं है, वो एक्चुअल मास है। तो अर्थ का मास जो है, दैट इज 5.9 इंटू 10 to the power of 24 किलोग्राम्स। आसमान के डिस्कशंस में भी हमने एस्ट्रोनॉमिकल फिगर्स देखे थे, तो उसमें भी ये टर्मिनोलॉजीज आए थे कि 1000 के बाद मिलियन है, मिलियन के बाद बिलियन, बिलियन के बाद ट्रिलियन, फिर क्वाड्रिलियन, फिर पेंटिलियन, सेक्सटिलियन, सेप्टिलियन। सेप्टिलियन सेवेंथ लेवल पर आ रहा है, तो ये 5.9 सेप्टिलियन किलोग्राम्स है। सेप्टिलियन किलोग्राम्स ये मास है। तो वेट कितना होगा? और मास और वेट का क्या डिफरेंस है? अक्सर नीट के पेपर्स में एक क्वेश्चन आता है, बल्कि पीयूसी में ही आता है, कि अगर इंसान का वेट अर्थ पर 70 किलो है तो मून पर कितना होगा? दूसरी बात, जो वेइंग मशीन है वो हमारा मास चेक कर रही है या वेट चेक कर रही है? तो एक बेसिक चीज उसमें समझने की ये है कि हमारा मास जो है वो फिक्स्ड है, उसका यूनिट किलोग्राम्स है। जब भी किलोग्राम्स मेंशन होगा, दैट मीन्स टू से वी आर
टॉकिंग अबाउट मास, तो मेरा मास 70 किलोग्राम्स है। वेट कितना होगा? नाउ वेट विल डिपेंड ऑन द ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर मैं अर्थ पर हूं तो अर्थ की ग्रेविटी 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर है, तो अप्रोक्सीमेटली अगर 10 भी रख लें तो 10 इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। तो मेरा वेट जो है वो 700 न्यूटन्स होगा। वेट की जब बात करेंगे तो न्यूटन्स का यूनिट इस्तेमाल करना है, मास की बात कर रहे हैं तो किलोग्राम्स का यूनिट इस्तेमाल करना है। तो आप जहां भी देखेंगे किलोग्राम्स अगर इस्तेमाल हुआ है तो वो मास है, अगर न्यूटन्स यूनिट इस्तेमाल हुआ है, फोर्स का यूनिट इस्तेमाल हुआ है, तो वो वेट है। मून पर चला जाऊंगा तो मेरा मास तो 70 kg ही रहेगा, लेकिन वहां वेट मेरा, क्योंकि वहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम है, तो वहां मेरा वेट जो है वो काफी कम हो जाएगा। वेट कम हो जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होने की वजह से। तो अब वेइंग मशीन क्या दिखाता है, वेट दिखाता है या मास दिखाता है? तो यहाँ भी नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट, कि एक्चुअल में वो मेरा वेट चेक कर रहा है, इट इज डिटरमिनिंग माई वेट एंड डिस्प्लेइंग माई मास। मैं वेइंग मशीन पर खड़ा हुआ हूं, तो इट इज एक्चुअली चेकिंग द फोर्स दैट आई एम exerting on it. तो दैट फोर्स exerted will be equal to my mass into acceleration due to gravity. तो मैं 700 न्यूटन्स का फोर्स अगर वेइंग मशीन पर डालूंगा तो नाउ दैट विल डिस्प्ले इट एज 70 किलोग्राम्स। तो वो मेरा मास बताता है। इसीलिए मून पर जाकर चेक करूंगा तो फोर्स, मैं फोर्स जितना अप्लाई कर रहा हूँ वेइंग मशीन पर वो कम हो जाएगा, तो वो कम कम डिस्प्ले करेगा। बहरहाल, नॉट टू कंफ्यूज यू मोर, मास का यूनिट किलोग्राम्स है और वेट का यूनिट न्यूटन्स है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द मास ऑफ द अर्थ, नॉट द वेट। यहाँ वेट लिखा हुआ है लेकिन एक्चुअल में वो मास है। तो 5.9 सेप्टिलियन किलोग्राम्स। आगे बढ़ते हुए, वी हैव डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ, मल्टीपल लेयर्स में बना हुआ है। और हम जो लेयर को जानते हैं, द क्रस्ट, द थिन आउटर लेयर, वो अंडे के छिलके की तरह है तकरीबन, कि बिल्कुल वेरी वेरी थिन कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द अर्थ। आप इमेजिन करें कि सेंटर को, अर्थ के सेंटर को पहुंचने के लिए 6000 किलोमीटर जाना पड़ता है। 6000 किलोमीटर, 12,000 किलोमीटर डायमीटर है, तो 6000 किलोमीटर में अर्थ के सेंटर तक पहुंचेंगे। अ, और ऊपर का जो क्रस्ट है, दैट इज मैक्सिमम 10 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर के आसपास। तो 6000 में से सिर्फ 10 किलोमीटर का क्रस्ट है, बाकी सारा अंदर का मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर बना हुआ है, कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट मिनरल्स एंड मेटल्स। कहीं सॉलिड है, कहीं लिक्विड है, अलग अलग लेयर्स हम स्कूल में रेगुलर में पढ़ते रहते हैं। और अर्थ का सरफेस अगर देखा जाए तो लैंड पर तो हमें एहसास होता है कि द सरफेस इज नॉट रेगुलर, स्मूथ नहीं है, कहीं माउंटेन्स बने हुए हैं, कहीं वैलीज हैं, कहीं प्लेन्स हैं, कहीं प्लेटोस हैं, कहीं रिवर्स चल रहे हैं, कहीं वैलीज हैं। तो द अर्थ इज नॉट स्मूथ ऑन लैंड। समंदर में क्या मामला है? क्योंकि समंदर पानी से कवर्ड है और समंदर एक ही लेवल पर नजर आता है, तो वी टेंड टू इमेजिन दैट समंदर का फ्लोर भी यूनिफॉर्म होगा। हालांकि जिस तरह यहाँ इमेज में बताया गया है, ये इमेज सही नहीं है, गलत इमेज है, जो लेफ्ट वाली इमेज है, कि समंदर का पानी हटाकर वहां की जमीन को स्मूथ बता दिया गया। हालांकि वो जमीन भी इरेगुलर है, दैट इज ऑल्सो, दैट ऑल्सो हैज माउंटेन्स, दैट ऑल्सो हैज प्लेन्स, प्लेटोस और वैलीज। तमाम चीजें जो लैंड पर नजर आती हैं, इसी तरह की चीजें समंदर के तह में भी मौजूद हैं। बल्कि अगर हाईएस्ट पीक की बात की जाए, तो हाईएस्ट माउंटेन की बात की जाए, तो माउंट एवरेस्ट तो हम कहते हैं कि हाईएस्ट टॉलेस्ट माउंटेन है, 29,000 फीट का। लेकिन ये मेजरमेंट हम कहाँ से कर रहे हैं? जमीन के सरफेस से, सी लेवल से। सी लेवल से मेजर करेंगे तो 29,000 फीट माउंट एवरेस्ट है, हाईएस्ट पीक। बट अगर समंदर की तह से मेजर करेंगे, फ्रॉम द बेस ऑफ द फ्लोर, फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द ओशन, तो
एक और माउंटेन है विच इज 33,000 फीट हाई, मच हायर देन माउंट एवरेस्ट, दैट इज मौनाकी। हवाई के पास मौनाकी एक माउंटेन है जो समंदर की बेस से शुरू हो रहा है और बाहर तक निकल कर आता है। तो दैट इज द टॉलेस्ट माउंटेन। इंशाल्लाह अगली बार डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।